हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आज हम हमारा पाठ दक्षिण भारत को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह पाठ 2 अध्याय दक्षिण भारत। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। 1953 ईस्वी में प्रथम बार मुझे त्रिवांकोर यानी त्रावणकोर जाते समय आंध्र, तमिलनाडु और केरल की एक झलक देखने को मिली। ग्राउंड ट्रंक एक्सप्रेस शाम को नागपुर आती है, मतलब ये ट्रेन का नाम है ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस। ये नागपुर आती है। रात भर मध्य प्रदेश और हैदराबाद की सीमा में ये दौड़ती रहती है, यानी रात भर ये हैदराबाद और मध्य प्रदेश की बीच में चलती है। सवेरे बेजवाड़ पहुंचती है, जो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नगर है। यहीं से मुझे ऐसा लगा कि मानो किसी नई दुनिया में प्रवेश हो रहा है, यानी किसी नई दुनिया में मैं एंटर कर रहा हूं, यानी घुस रहा हूं। समुद्र की लहरों को छू कर वायु बहने लगती है और हृदय यानी दिल में एक अजीब सा उल्लास हिलोरे लेने लगता है। कृष्णा नदी के भी यहाँ दर्शन होते हैं। यहाँ पर कृष्णा नदी भी देखने को मिलती है, जिनकी धार्मिक पवित्रता विश्रुत है। आंध्र की स्त्रियां खुली साड़ी धारण करती हैं। आंध्र की जो महिलाएं होती हैं वो खुली साड़ियां पहनती हैं। पुरुष भी लुंगी नहीं पहनता, उत्तरवासी की तरह धोती ही बांधते हैं। वहां पर लुंगी नहीं पहनी जाती, धोती पहनी जाती है। और पीछे लांग का छोर झंडी की तरह लहराता हुआ दिखाई देता है। वर्ण प्राय गोरा होता है, ये गोरे रंग के होते हैं। लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, जिसमें लगभग 70% शब्द संस्कृत के ही होते हैं। तेलुगु भाषा वहां की भाषा है। आंध्र में हिंदी का तुलसीकरण, रामायण का बड़ा प्रचार है। मेरे सह यात्री यानी साथ में यात्रा करने वाले को सहयात्री कहते हैं। सहयात्री ने प्रातः यानी सुबह उठते ही उसका पाठ प्रारंभ कर दिया, रामायण का। उन्हीं से ज्ञात हुआ कि 18वीं शताब्दी में होने वाले यहाँ के प्रसिद्ध भक्त कवि त्यागराज ने भी तुलसी का अनुकरण किया और उनके ऋण को अपनी कृति से स्वीकार किया है। प्रातः लोग चाय के बजाय कॉफी की अधिक मांग करते हैं। यहाँ पर लोग क्या चाय की जगह कॉफी ज्यादा पीते हैं। साथ में भाप से बनी हुई चावल की इडली का नाश्ता करते हैं, यानी कॉफी और इडली का नाश्ता यहाँ पर मुख्यतः किया जाता है। स्त्रियों में फूलों का अधिक चाव है। स्त्रियों को फूल बहुत पसंद है। प्राय उनके बालों में उनकी मालाओं से सुशोभित होने लगते हैं, यानी वो लोग गजरे का प्रयोग ज्यादा करते हैं। स्टेशनों पर वेणी माला खूब बिकती है। सामान्यतः स्त्री का प्रसाधन श्रृंगार काल संध्या है। शाम को श्रृंगार मतलब करती है, पर यहाँ प्रातः से ही केश सज्जा का उपकरण होने लगता है। आंध्र में काजू और केले के अतिरिक्त धान की उपज अधिक होती है। यहाँ पर काजू और चावल ज्यादा होते हैं और यहाँ पर धान की भी उपज होती है। केले की उपज, काजू की उपज और धान की उपज। कुओं में पानी इतना ऊंचा होता है कि किसान उसमें उतर कर ही पानी भर लेता है, यानी ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, भूमिगत जल का स्तर ऊंचा है यहाँ पर। यद्यपि यह बड़ा संपन्न भाग कहा जाता है, तो भी गाड़ी के डिब्बों में भिखारियों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। यहाँ के भिखारी बच्चे भी बहुत चतुर होते हैं, यानी होशियार होते हैं। हिंदी भाषियों को पहचान कर हिंदी फिल्मों के गाने गाकर हाथ फैलाते हैं, यानी जो हिंदी बोलने वाले हैं उनके सामने हिंदी में गाने गाते हैं ये लोग। संसार प्रेम सुधार नव जीवन सार संसार, यह एक बच्चे की बड़ी तन्मयता से इसने ये गाना गाया। आंध्र के स्त्री पुरुषों में अधिक भावुकता पाई जाती है। तमिलनाडु के निवासी को अपना नाडु यानी राष्ट्र, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति सर्वोपरि जान पड़ती है।
फिर भी वह समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने को ढालने में कभी कभी नहीं पिछड़ता, अपनी बात को बड़ी चतुराई से साध लेता है, यानी संभाल लेता है। हाँ, तो हमारी गाड़ी दोपहर भर आंध्र प्रदेश में ही चलती रही। अब निकट तमिल में उसका प्रवेश हुआ, एंट्री कहाँ हो गई, अब तमिलनाडु में। यह भाग तमिल भाषा भाषी है, यहाँ पर क्या बोला जाता है, तमिल भाषा बोली जाती है। यहाँ पुरुषों का पोशाक में लुंगी, कुर्ता और आज की बुशर्ट के दर्शन होते हैं और रंग में श्यामता बढ़ने लगती है, यानी थोड़े से सांवले होने लगते हैं। स्त्रियों की वेशभूषा में कोई विशेष अंतर नहीं है, पर उन्हें हरा रंग बहुत अच्छा लगता है, खूब भाता है, मतलब अच्छा लगता है। उत्तर भारत में भी जब तमिल घर बनता है तो उसकी खिड़की दरवाजे हरे रंग से रंगना वो लोग नहीं भूलते, यानी खिड़की और दरवाजों का रंग कैसा करते हैं, हरे रंग का। उसकी आंखें हरियाली देखने की लोभी होती है, यानी उन्हें हरियाली बहुत ज्यादा पसंद होती है। यही कारण है कि उनकी गृहिणी हरा परिधान धारण करती है, यानी उनके जो घर की महिलाएं हैं वो कैसे हरे कपड़े पहनती है। हरे रंग के बाद लाल रंग को तरजीह दी जाती है, हरे रंग के बाद में लाल रंग जो होता है उसे महत्व दिया जाता है। तमिल और आंध्र में भोजन में विशेष अंतर नहीं है। केले के पत्ते पर भात का ढेर, रसम, दाल, तरकारी, दही, चटनी, मोर यानी तक्र परोसा जाता है और खाने वाला बड़ी शीघ्रता से भात में सब कुछ सान कर उसके लंबे लंबे पिंड बनाकर गटकता जाता है, यानी वो चावल में सब कुछ मिलाकर हाथ से उसे खा लेते हैं। स्टेशनों के आहार गृहों में भी धरती पर केला पत्रों को बिछाकर पंक्ति की पंक्ति भोजन करने बैठ जाती है। यहाँ पर खाना केले के पत्तों पर खाया जाता है। अय्यर यानी ब्राह्मण प्राय निरामिष भोजी होता है और ब्राह्मणेतर को आमिष से परहेज नहीं। उनका भी मुख्य आहार भात ही है, उनका मुख्य खाना भी क्या है, भात यानी चावल ही है। भात की इडली, छोले के समान डोसा और उपमा चटनी और दही के साथ बड़े प्रेम से यहाँ पर खाए जाते हैं। पानी पीते समय दक्षिण भारतीय पात्र को होठों से नहीं लगाते, यानी जो भी पानी पीने का ग्लास या कुछ भी बर्तन होता है उसे झूठा नहीं किया जाता। ऊपर मुंह कर पानी गले के नीचे गटक जाते हैं, पर महाराष्ट्र में एक ही पात्र में मुंह लगाकर कई व्यक्ति पानी पीते रहते हैं। उत्तरवासियों को महाराष्ट्रियों की एक ही पात्र में बिना उसके मांझे पानी पीते रहने की प्रथा बड़ी अजीब लगती है, यानी अटपटी लगती है। बिना धोए झूठे ग्लासों में पानी पीना कितना अजीब लगता है, पर यहाँ पर मुंबई में ऐसा नहीं है। उत्तर भारत की दुकानों पर मिट्टी के पूर्वों या कुल्हड़ों की प्रथा होने से पेय को आरोग्य की दृष्टि से स्वच्छता रखती है। व्यक्ति कुल्हड़ में पानी, दूध, लस्सी पीता है और उसे फेंक देता है, यानी हम लोग यूज एंड थ्रो करते हैं, उसे कुल्हड़ को पिया और उसे फेंक दिया। ऐसा नहीं कि हमारे झूठी में ही कोई और पीता जाए, नहीं। सुदूर यानी बहुत दूर दक्षिण में उत्तर भारत के जैसे ही तरह तरह की मिठाइयों की दुकानें भी यहाँ पर हैं, नहीं है। बड़े बड़े नगरों में उत्तर भारत के एक दो हलवाई थोड़ी बहुत मिठाई बनाते हैं। चटपटी, खारी, खट्टी चीजें दक्षिण भारतीयों को बहुत ज्यादा पसंद है। घी की अपेक्षा नारियल के तेल का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ के होटलों में एक बात यह देखी गई है कि जब वे भात पर घी डालते हैं तो वह हमारे राज्य की तरह वनस्पति मिश्रित नहीं होता, यानी वो शुद्ध घी होता है। होटल वालों की यह ईमानदारी प्रशंसा के योग्य है। मैंने चेन्नई, मदुरा, त्रिचनापल्ली, रामेश्वरम आदि स्थानों के होटलों में भोजन किया और मुझे हर जगह शुद्ध ताजे घी का ही स्वाद यहाँ पर मिला। दूध के संबंध में यहाँ के दुकानदार बड़े स्पष्टवादी हैं। इलाहाबाद के स्टेशन पर शुद्ध दूध कहकर विक्रेता
90% दूध में 10% पानी देता है। और दक्षिण के स्टेशनों पर आपकी आंखों के सामने पाल दूध वाला दूध में वल्लम यानी पानी मिलाकर देंगे और कहेंगे शुद्ध दूध हम नहीं बेचते, हम कॉफी का दूध रखते हैं। इस व्यावसायिक ईमानदारी ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। यानी वो कहकर बेचते हैं कि हमने दूध में पानी मिलाया, हम खाली दूध जो है एकदम स्वच्छ दूध हम नहीं रखते, शुद्ध दूध हमारे पास में नहीं है। तमिलनाडु को लाकर जब मैंने केरला में प्रवेश किया तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखने की लोकोक्ति का स्मरण हो गया। केरल का चप्पा चप्पा अजीम आबाद है, हरी भरी है, यानी सारी जगह हरियाली केरल में छाई हुई है। इसलिए आबादी इतनी घनी है कि वहां पैदा होने वाले लोगों को दो तीन फसलें भी काफी नहीं है। गरीब जंगल से एक कंद को उखाड़ लाते हैं और उन्हें भूनकर उन्हें उबालकर खा लेते हैं। इसके साथ मछली मिला लेने से आहार उनका पूरा हो जाता है, यानी भोजन उनका पूरा है। केरल का आहार भी आंध्र और तमिल प्रांतों की जैसे ही है। नारियल का देश होने से लोग उनका विभिन्न रूप में उपयोग करते हैं। लोग उसका पानी भी पीते हैं, यानी नारियल पानी पीते हैं। गर्मी के दिनों में जगह जगह यह पानी यहाँ पर बिकता है, इससे गर्मी भी शांत होती है। उत्तर केरल के गांवों में भी एक बार जाने का अवसर हमें मिला। यहाँ भोजन के अंत में जीरे से उबला हुआ गुनगुना पानी पीने के काम में लिया जाता है। उत्तर भारत में तो भोजन पचाने के लिए जीरे नमक का पानी हांडी में भरकर दुकानों और ठेलों पर गली में बिकता है, पर यहाँ जीरा पानी घरेलू आहार का एक अंग है, यानी यहाँ पर घरेलू पानी होता है जीरा पानी। केरल में प्रवेश करते ही स्त्रियां यानी महिलाओं की पोशाक के रंग में अंतर दिखाई देने लग गया। यहाँ वे महाश्वेता की छवि धारण कर लेती है, यानी सफेद। उन्हें तमिल स्त्री के समान हरा या लाल रंग पसंद नहीं है। वे उजले रंग के वस्त्र पहनती है, यानी सफेद रंग की। यह बात स्पष्ट कर दूं कि इस लेख में पोशाक आदि की चर्चा नगर और ग्राम के सामूहिक जीवन को लक्ष्य करके नहीं की जा रही है। जो आज महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल राज्यों के ही नहीं अपितु समस्त देश की शहरी स्त्रियों की वेशभूषा प्राय समान ही होती जा रही है। यह हिंदी फिल्मों का प्रभाव लगता है। आधुनिक महाराष्ट्र की नारी स्वच्छ साड़ी पहनना पसंद करती है। तमिलनाडु और केरल की नारी भी उसी तरह साड़ी पहनती है, जिसका एक छोर दक्षिण कंधे से होता हुआ पीछे एड़ी को छूता हुआ झूलता है, यानी उनका पल्लू नीचा होता है। उसका सिर सदा खुला रहने का रिवाज धीरे धीरे उत्तर के शिक्षित घरों में भी बढ़ता जा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश की भी नारियां ऐसी होती जा रही है। वेशभूषा में नारी भारतीय एकता का प्रतीक बनती जा रही है। त्रावणकोर कोचीन में शिक्षा का प्रसार अधिक होने से जनता के रहन सहन का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा है, यानी यहाँ पर रहना सहना काफी अच्छा है, उनका स्तर ऊंचा है। गरीबों के घर भी जो अधिकतर नारियल के विभिन्न अवयवों से बनते हैं बिल्कुल स्वच्छ रहते हैं। प्रत्येक छोटे से छोटे घर के आंगन में 10-5 नारियल, 2-4 केले, कटहल के पेड़ जरूर ही दिखाई देंगे। उत्तर के गांव जहां चारों ओर पुरुष से घिरे रहते हैं, वहां केरल के गांव गली गली स्वच्छ झलकते हैं, यानी यहाँ पर सफाई बहुत है। ये वहां अधिकांश गांव बिजली से जगमगाते हैं, यानी सब जगह लाइट है। पोस्ट ऑफिस, छोटा सा दवाखाना और स्कूल के बिना तो गांव बसते ही नहीं है, यानी प्राथमिक सुविधाएं गांव में मौजूद होती है। 2-4 दिनों के मध्य एक हाई स्कूल, 20-25 गांव के बीच एक कॉलेज होना जरूरी समझा जाता है। वहां हिंदी का इतना अधिक प्रचार है कि गांव गांव में उसे बोलने
समझने वाले स्त्री पुरुष मिल जाते हैं, यानी उन्हें हिंदी समझ में आती है। केरल में तो शिक्षित परिवार में जहां कन्या को संगीत और चित्रकारी और नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती है, वहीं अब हिंदी भी उन्हें पढ़ाई जाती है। बिना हिंदी सीखे वह संस्कृत नहीं समझती। विवाह के समय यानी शादी के समय पिता अपने भावी दामाद या भावी समधी को कहता है कि संगीत चित्रकला के अलावा मेरी लड़की हिंदी भी जानती है। त्रावणकोर विश्वविद्यालय में हर साल इंटरमीडिएट में लगभग 6000 लड़के लड़कियां हिंदी लेकर परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा के लिए हिंदी कई वर्षों यानी कई सालों से अनिवार्य बनी हुई है। दक्षिण में ब्राह्मणों के विवाह प्रणाली में उत्तर की तरह ही रूढ़िवादिता पर ब्राह्मणेतर जातियों में सरलीकरण हो गया है। वर यानी लड़की और लड़के कन्या किसी पंडित द्वारा शोध हुए दिन को अपने अपने रिश्तेदारों और मित्र मंडली के साथ मंदिर में चले जाते हैं। लड़के लड़कियां ढूंढ के उन्हें मंदिर में ले जाया जाता है। एक दूसरे के गले में फूलों की माला डाल दी जाती है, हाथों में अंगूठी पहना दी जाती है और दीपक की 2-3 बार भावर डाल दी जाती है। बस विवाह हो जाता है। होम और सप्तपदी जो विवाह की वैध रस्म मानी जाती है, अब ब्राह्मणों में वो गायब हो गई है, यानी अब वो नहीं देखी जाती। पहले नंबूदरी ब्राह्मणों के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र का नायर कन्या से विवाह होने का चलन था, लेकिन अब नायर और ब्राह्मण अपनी अपनी जाति में ही विवाह कर लेते हैं। त्रिवेंद्रम में कन्याकुमारी की यात्रा बड़ी रोचक है। त्रिवेंद्रम के बाजारों में आपको बहुत सारे स्त्री और पुरुष नंगे पैर चलते हुए दिखाई देते हैं। उनके पैरों में चप्पल नहीं होती। इसका कारण यह है कि यहाँ बाहर 12 महीने बूंदाबांदी होती रहती है, इसीलिए कीचड़ से बचने के लिए प्राकृतिक ढंग से ही वे नंगे पैर चलते हैं। विश्वविद्यालय के कार्य से निवृत्त होकर सबसे पहले मैंने समुद्र दर्शन करने की इच्छा की, यानी मुझे समुद्र देखने की इच्छा मैंने प्रकट करी। प्रधानाध्यापक चंद्रहासन और विलायुधन के साथ हम हवाई अड्डे को छूते हुए समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां समुद्र बड़ा उग्र है, बहुत खूब आवाज करता है, यानी बहुत ज्यादा समुद्र की लहरों की आवाज होती है। सामने ही लहरें छोटी छोटी किश्तियां यानी नाव के समान हिलती डुलती चली आ रही होती हैं। एक के बाद एक ऊपर उठती जा रही है लहरें, पहाड़ सा बना रही हैं। एक ही समय में न जाने कितने पर्वत बन रहे हैं और मिट रहे हैं। लहरें दौड़ती चली आ रही हैं। हमारे पैरों को छूकर वे न जाने कितनी दूर चली गई। हम उनमें घिर गए लहरों में। वे हमें बहाना चाहती हैं, पैर जमीन से उखाड़ना चाहती हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें आजमाने का, हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें आजमाने की। बस क्षण भर में ही लहरें हमें छोड़कर भाग गई। हमारे गीले पैर पानी से दूर हो गए। लगता है लहरें अब नहीं आएंगी, पर कुछ ही देर में फिर टकराकर झोंका आया और लहरों और हमारे पैरों पर बिखर कर हमें वापस घेर कर पीछे की ओर फिर से तेजी से आगे दौड़ गया। हम लहरें लेने में अभ्यस्त हो चुके थे। पैर जमे रहते हैं, लहरें आती हैं जाती हैं। अब हमें भय नहीं लगता, यानी डर नहीं लगता, आनंद आता है, मजा आता है। कुछ फासले पर मछुआरे अपनी नौका लहरों में डाल रहे हैं। कुछ दूर पर अपनी नाव जो है वो मछुआरे डाल रहे हैं। वह देखो, 2 मछुआरे अपनी किश्ती यानी अपनी नावों को लहरों में फेंक दी। वे भयंकर समुद्र में जाना चाह रहे हैं। लहरें किश्ती को बार बार ऊपर नीचे कर रही है। लहरों की वजह से नाव ऊपर नीचे हो रही है। लगता है लोग अब डूबे।
बड़े संघर्ष के बाद मछुआरे समुद्र की सतह पर नौका खेते यानी नौका को चलाते हुए दिखाई देते हैं। प्रकृति पर विजय पाकर ही मनुष्य दम लेता है। सामने बहुत से मछुआरों की नावें समुद्र में तैर रही हैं। समुद्र जब कुपित होता है तब न जाने कितने मछुआरों की वहां समाधि बन जाती है। यानी जब समुद्र क्रोधित हो जाता है तो बहुत सारे मछुआरे मर जाते हैं। जो जब प्रातःकाल मछुआरा घर से निकलता है वह शाम को वापस घर लौटने की शपथ नहीं ले सकता। यानी उनका जीवन बड़ा अनिश्चितता से घिरा होता है। वह समुद्र के गर्भ में नियति की लहरों से खेलता है जो उसके सिर पर मौत बनकर नाचती रहती है। समुद्र दर्शन के बाद में हम लोग अब अजायब घर गए। वहां समुद्र की तरह तरह की मछलियां, सर्पों, केकड़ों आदि प्राणियों की सुरक्षा के साथ उन्हें रखा गया है। कहा जाता है कि भारत में यह मत्स्य संग्रहालय ढंग का एक ही है। यहाँ से हम अनंत शव मंदिर देखने गए। मंदिर में सिला हुआ वस्त्र या जूता पहनकर जाना निषेध है। महिलाओं की साड़ी सिला हुआ वस्त्र न होने के कारण वे मंदिरों में प्रवेश पा सकती हैं। मंदिर में मूर्ति की विशालता दर्शनीय है। यानी बहुत बड़ी मूर्ति वहां पर मौजूद है। वहां बड़ा भारी हॉल था जहां पहले हजारों ब्राह्मण भोजन किया करते थे। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी तक लगातार बस्ती होने से जान ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो त्रिवेंद्रम ही 50 मील तक चला गया हो। यानी त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी में लगातार वहां पर बस्ती है, लोग रहते हैं। इतनी गंदी आबादी भारत के किसी भाग में नहीं है। मार्ग में गाड़ी पंचर हो जाने से हम एक निकटवर्ती यानी निकट पास के कुएं पर गए जहां तमिल स्त्रियां ताड़ से बनी हुई बाल्टी से पानी खींच रही थी। उन्होंने हमें प्यासा अनुमान कर स्वयं पानी पिलाया। उन्होंने हमें अजनबियों को देखकर कौतूहल होता था और हमें उनके नीचे तक लटके हुए कानों में सोने के कर्णफूल देखकर आश्चर्य होता था। ऐसा जान पड़ता था कि कान अब अधिक बार नहीं सह सकेंगे, फटे पड़ेंगे। यानी इतने भारी भारी लंबे लंबे कर्णफूल वो लोग पहनती हैं। दक्षिण में मामूली स्त्रियां सोने के आभूषण नहीं पहनती। संभ्रप्रांत परिवारों की स्त्रियां हीरे मोती जवाहरात को काम में लाती हैं। सोना उनके लिए हल्की धातु मानी जाती है। हम सूरज डूबने से पहले कन्याकुमारी पहुंच गए। समुद्र तीर यानी समुद्र के किनारे पर भव्य दृश्य देखकर हम आनंदित यानी बहुत खुश हो गए। 3 समुद्र का मिलन हमारे सम्मुख हिंद महासागर, दाईं ओर अरब सागर और बाईं ओर बंगाल की खाड़ी का जल उछल उछल कर तरंगित हो रहा था। बहुत से नर नारी यानी बहुत से आदमी औरत समुद्र में सूर्यास्त देखने के लिए उत्सुक थे, पर बादल सूर्य को रह रहकर ढांप लेते थे। संसार में यही वो जगह है जहां सूर्य समुद्र में डूबता है, समुद्र के अंदर चला जाता है, समुद्र से ही उगता है। हम सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए अस्त दिशा की ओर आंखें गड़ाए रहे, पर बादलों ने सूर्य को अपने आंचलों से मुक्त नहीं किया। बादलों ने सूर्य को ढका रखा। सूर्य आकाश में चंद्र की रेखा चमकने लगी। बादल सूर्य की को डुबोकर ही हटे। निराश लौटकर कन्याकुमारी के मंदिर में पार्वती के दर्शन के लिए गए। वहां भी उधाड़े बदन जाना पड़ता है। यहाँ की पार्वती के संबंध में एक कथा है। जब इनका शिव से परिणय यानी शादी होने वाला थी, शिव जी की बारात वहां तक नहीं पहुंच पाई। कुमारी पार्वती उनकी खोज में चली गई, पर उनका पता न चला। सवेरा होने पर ज्ञात हुआ कि शिव जी शुचिद्रम तक आ गए हैं, पर विवाह मुहूर्त रात में ही था। अतः पार्वती जी को उदास होकर अपने निवास स्थान पर लौट जाना पड़ा और तभी से वे कन्याकुमारी कहलाकर इस मंदिर में वास करती हैं। मंदिर समुद्र के किनारे है, जहां समुद्र की शोभा अवर्णनीय है। रात को दूर से आते हुए जहाजों का प्रकाश समुद्र में
तैरता हुआ दीपक जैसे दिखाई पड़ता है। कन्याकुमारी से लौटते हुए हमने शिवचंद्रम के भव्य मंदिर के भी दर्शन किए। इसका गोपुरम काफी ऊंचा है, यानी मंदिर का जो गेट है वो बहुत ऊंचा है। भीतर काले पत्थर की विशाल हनुमान जी की मूर्ति है। यह मुख्यतः शिव मंदिर है। शिव का सजीव नादिया भी दर्शनीय है, यहाँ पर नादिया भी मौजूद है। मंदिर का प्रारंभ स्तर की यह विशेषता है कि उसे हाथ से ठोकने पर धीमी सुरीली आवाज यहाँ पर निकलती है, सारे ग के तरह। रात को हम त्रिवेंद्रम, जिसे तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, लौट आए। त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी के बीच की भूमि सुपारी, काजू, केला, नारियल, धान आदि के लिए उर्वरा है, यानी यहाँ पर ये उपजाऊ ज्यादा होती है। समय कम होने से मलयालम के कई साहित्यकारों से भेंट नहीं हो पाई, पर हम जानकर यह हर्ष हुआ कि मलयालम भाषा में तुलसीकरत रामायण का अनुवाद हो चुका है। मलयालम साहित्य में प्रगतिवाद की भी लहर है। दूसरे दिन विश्राम कर रात को मदुरा रवाना हो गए। हमारे मित्र प्रोफेसर चिदम्बरम ने वहां की हिंदी प्रचार सभा के कार्यकर्ताओं को हमारे आने की सूचना दे दी थी। त्रिवेंद्रम में चंद्रहासन के अतिरिक्त शिल्पी केशव, वन नायर, कुमारी जोशुआ, चिदम्बरम, भारद्वाज और अब्राहम ने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए, जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ यानी आभारी हैं। मदुरा या मदुरई में श्री गुरुस्वामी और उनके सहयोगी श्री रतन सभापति ने हमें वहां के दर्शन स्थल दिखलाए, जिसमें मीनाक्षी मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। यह बहुत विस्तृणीय है, जो कई गोपुरम से घिरा हुआ है। गोपुरम ऊंचे गुंबद के समान द्वार है, यानी गेट है, जिसमें अनेक मूर्तियों में पौराणिक कथाएं अंकित हैं। मंदिर के प्रत्येक खंभे पर हाथी के ऊपर सवार सिंह दिखलाया गया है, हाथी पर शेर। ये मूर्ति सजीव मूर्तियां हैं। यह 1000 खंभों वाला बड़ा हॉल है, जहां हजारों नर नारी प्रसाद पा सकते हैं, यानी बहुत बड़ी जगह है। मंदिरों में कुछ दक्षिणात्य संतों की प्रतिमाएं भी हैं, दक्षिण के संतों की प्रतिमा, जो संख्या में कदाचित 63 है। मंदिरों में इनकी वाणियों का अध्ययन मनन होता है। शाम को मदुरा में हिंदी प्रचार सभा में स्थानीय साहित्यकारों की एक गोष्ठी भी हुई, जिसमें तमिल के साहित्यों के विद्वानों ने भी भाग लिया। पता चला कि तमिल के कवि कंबन की तुलना तुलसी के साथ हो सकती है। वहां से रामेश्वरम, धनुषकोटी भी गए। धनुषकोटी से लंका थोड़े ही फासले पर रह जाती है। अग्निबोट जाती है। यहाँ तीर्थयात्री समुद्र की लहरों में स्नान करते हैं। रामेश्वरम में मंदिर तो विशाल है, पर स्वच्छता नहीं है, यहाँ पर सफाई नहीं है। कई तीर्थकूप हैं जिनका पानी मीठा है। यहाँ भी हिंदी जानने वालों की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे भी हिंदी लोग जानते हैं। एक होटल के स्वामी तो धड़ाके के साथ हिंदी बोलते थे। वे कई भाषाओं के जानकार मालूम हुए। रामेश्वरम से लौटते हुए हम त्रिचन्नापल्ली गए। यहाँ हमने तमिलनाडु हिंदी प्रचार सभा में भी श्री अवध नंदन जी का आतिथ्य ग्रहण किया। यहाँ सभा का हिंदी कार्य बहुत प्रगति पर है। त्रिचन्नापल्ली के निकट ही श्रीरंगम का मंदिर दर्शनीय है। वह कावेरी नदी के द्वीप पर बना हुआ है। त्रिचन्नापल्ली में सहस्त्रियों सीढ़ियां चढ़ाने के बाद ऊंचाई पर एक विशालकाय मंदिर है, यानी बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ से नगर और नदी का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ धरती शस्य श्यामला है। धान की साल में 3 फसलें होती हैं। यहाँ पर क्या है, 3 बार धान उगाए जाते हैं साल में। यह तमिलनाडु का प्रमुख नगर है। यहाँ चर्चा में
लोगों ने कहा कि तमिल साहित्य बहुत ही प्राचीन साहित्य है, उसकी धारा अखंड रूप से चली आ रही है। संस्कृत के संपर्क में आने से इसमें संस्कृत शब्द आ गए हैं। अवधनंदन जी तमिल भाषा साहित्य और संस्कृत का विस्तृत इतिहास लिख रहे हैं। इन्हीं से यह मालूम चला कि तमिल का जो व्याकरण ईसा की 4 शताब्दी पूर्व लिखा गया था, वह आज तक चल रहा है। तमिल का एक ही मूल सभी जगह बोला जाता है, उसकी उपभाषाएं नहीं है। चित्रा त्रिचिन्नापल्ली से चेन्नई आए। यहाँ हमने हिंदी प्रचार सभा के संयुक्त मंत्री श्री रघुवर दयाल मिश्र के यहाँ एक दिन ठहर कर आतिथ्य प्राप्त किया। सभा में वेंकटाचलन शर्मा जी से, जो साहित्य विभाग में काम कर रहे हैं और दक्षिणी भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी के अच्छे अध्ययनशील विद्वान हैं, उनसे हमारी वहां पर मुलाकात हुई, भेंट हुई यानी मुलाकात हुई। इनके कई निबंधों से इनकी हिंदी साहित्य की गति का परिचय मिलता है। श्री सत्यनारायण जी की कार्यकुशलता, जो सभा में मंत्री है, सभा को दक्षिण में हिंदी की प्रमुख विद्यापीठ का रूप प्रदान कर रही है। यहाँ से हिंदी के कई सौ अध्यापक अध्यापिकाएं हर साल शिक्षा ग्रहण कर दक्षिण के अनेक शालाओं यानी पाठशालाओं और विश्वविद्यालय के कॉलेजों में हिंदी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। यहीं पर शास्त्री जी तथा सिद्धनाथ पंत के दर्शन भी हुए, जो सभा की विभिन्न प्रकृतियों में निस्वार्थ भाव से सहयोग दे रहे थे। श्री रघुवर दयाल मिश्र तो श्री सत्यनारायण के दाहिने हाथ हैं, यानी वो उनसे भली भांति परिचित हैं और उनके काम में सहायता करते हैं। महात्मा जी ने जब चेन्नई में हिंदी प्रचार की नींव रखी, तब श्री केश जी के साथ साथ रघुवर दयाल जी भी सभा में पहुंच गए थे। तब से आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का अंग मानकर ये सभा में कार्य कर रहे हैं। चेन्नई में मिश्रा जी की गृहकोष्ठी में ही दिनकर जी से और रामनंद जी से भेंट हुई, यानी मिलना हुआ। दिनकर जी की मुक्त हंसी बड़ी मधुर लगी, यानी वो बहुत खुली हंसी हंसते हैं। उनकी कविता के समान ही दक्षिण भारत के कई अहिंद भाषा सज्जन हिंदी में की बड़ी सेवा कर रहे हैं। तेनाली के श्री अरलूरी वैरागी चौधरी हिंदी में अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनका पलायन कविता संग्रह के रूप में प्रकाशित हो चुका है। श्री एन रमेश चौधरी ने भगवान भला करे नामक कहानी संग्रह तथा 2 उपन्यास भी प्रकाशित किए हैं। इनकी कहानियां कला की दृष्टि से ऊंची होती हैं। रघुवर दयाल मिश्र ने बताया कि तंजौर पुस्तकालय में मणि प्रवाल शैली में लिखी हुई बहुत पुरानी हस्तलिखित ग्रंथ यहाँ पर है, जिसमें अन्य भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रचनाएं यहाँ पर मौजूद है। तमिलनाडु सरकार की दक्षिण भारतीय अच्छी पत्रिका निकाल रही थी, जिसके संपादक थे रामचंद्र शर्मा। चेन्नई में अरियार पुस्तकालय काफी संपन्न है। यहाँ का जग प्रसिद्ध वट वृक्ष दर्शनीय है, यानी यहाँ पर एक वट वृक्ष है जो देखने लायक है, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 200 फुट, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 205 फुट है। इसके नीचे एनी बेसमेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की अनेक महत्वपूर्ण सभाएं यहाँ पर करी हैं। सहस्त्रों दर्शनों का यह विश्राम स्थल बना हुआ है। चेन्नई का समुद्र तट बहुत ही सुंदर है। शाम को मेला सा लग जाता है। सैलानियों को रात के 8 बजे तक चेन्नई के रेडियो स्टेशन का
भोपू कार्यक्रम सुनाई देता है। जिन्होंने मुंबई की चौपाटी देखी होगी उन्हें चेन्नई का समुद्र तट के दर्शन में जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ेगा। उधर पाश्चात्य तड़क भड़क और वैभव के नजारे हैं और इधर भारतीय सादगी रेत पर लौटती है। इस पाठ के रचयिता हैं विनय मोहन शर्मा। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।